हेलो सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। आज के इस वीडियो में आपका एक सिलेबस का एक चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस में, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर। हम लोग उसका सारा क्वेश्चन आंसर आज करने जा रहे हैं एक वीडियो में। आपको सारा कुछ मालूम चल जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो इस पे आपका की कमांड हो जाएगा। अगर इतना सारा क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं, जो हम बहुत ही मेन मेन प्रश्न लेने वाले हैं, कि अगर वो क्वेश्चन आ जाता है तो उससे जुड़ा हुआ दाएं बाएं जितना भी सवाल है उन सबका जवाब आपको लिखने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगा। इसी एक वीडियो में हो जाएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स को। आई होप आपको मेरा स्क्रीन बहुत अच्छे से क्लियर दिख रहा है। तो चैप्टर्स का नाम है आपका फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सरकार क्या है? द आंसर इज राजनीतिक संगठन जो कानून बनाता है, लागू करता है, न्याय करता है, ठीक है, समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखता है, ये सरकार है। मतलब बेसिकली हम आपका क्वेश्चन और आंसर को बहुत ही की क्रक्स में लिख के रखे हैं। मतलब ये तो तुमको मालूम है ना कि एक पैराग्राफ, उस पैराग्राफ में सब कुछ को याद नहीं किया जाता है। अगर एक पैराग्राफ है 4 5 6 लाइन का, तो 4 5 6 लाइन को याद नहीं किया जाता है। उस 4 5 6 लाइन में से 4 5 6 वर्ड को केवल याद किया जाता है, जिसको हम लोग की वर्ड कहते हैं। उस की वर्ड को हम केवल यहां पे रखें ताकि तुमको केवल समझने में आसानी हो, और समझ लेने के बाद याद करने में बहुत ज्यादा उसमें हेल्प मिलता है। सेंटेंस थोड़ा आगे पीछे बना के लिखना होता है, बट अगर ये नहीं लिखा तो समझो मार्क्स ही नहीं मिलेगा, ये नहीं लिखा तो समझो समझ में ही तुमको कुछ नहीं आया क्वेश्चन का मतलब। इसलिए हम लोग केवल कीवर्ड में यहाँ पे बोल रहे हैं। सरकार क्या है? तो राजनीतिक संगठन जो कानून बनाता है, लागू करता है, न्याय करता है, समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखता है, वो क्या है, कौन है? वो सरकार है। दूसरा प्रश्न है, सरकार की परिभाषा किसने दी? तो सरकार की परिभाषा गार्डनर। सरकार एक एजेंसी है जो राज्य की इच्छाओं को व्यक्त रखती है। तीसरा, सरकार के मुख्य कार्य क्या है? तो कानून बनाना, कानून को लागू करना और न्याय प्रदान करना, ये सरकार का मुख्य कार्य है। अगर तुम मेरा पहला क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो तुमको इसी पहला क्वेश्चन में तीसरे क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए कीवर्ड में हम लोग इसलिए बात कर रहे हैं यहाँ पे कि लास्ट मोमेंट पे होता है ना कि छक्का मार देना, तो वो लास्ट मोमेंट पे छक्का मारने के लिए है। अब बड़ा बड़ा पैराग्राफ याद करोगे तो 5 क्वेश्चन से ज्यादा याद नहीं कर पाओगे, लेकिन इस तरीके से किया ना तो 50 क्वेश्चन को तुम लोग डील कर लेगा। तो ये खेल है। अगला क्वेश्चन, सरकार का महत्व क्या है? तो सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, नागरिक अधिकारों की रक्षा करना और आर्थिक विकास सुनिश्चित करना। सरकार के सरकार कितने प्रकार के हैं? तो लोकतांत्रिक, अधिनायकवादी, राजतांत्रिक। ठीक है। अगला, लोकतांत्रिक सरकार क्या है? तो जनता द्वारा चुनी गई सरकार, बहुमत के आधार पर निर्णय, जैसे हम लोग का नॉर्मल जो इलेक्शन वगैरह होता है, वो है लोकतांत्रिक सरकार। दूसरा, अधिनायकवादी सरकार क्या होता है? सत्ता एक व्यक्ति का समूह के हाथ में, ठीक है, सत्ता एक व्यक्ति या एक समूह के हाथ में, उसको हम लोग कहते हैं अधिनायकवादी। ठीक है। नागरिक, यहाँ पे स्वतंत्रता बहुत सीमित होता है। ये तुमको नॉर्मली मिल जाएगा जब हम लोग के हिस्ट्री के टाइम को जब तुम रेफर करोगे कि पास्ट में होता था ना, राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, ऐसा। तो ये था अधिनायकवादी, जिसमें वहाँ के जो नॉर्मल सिटीजन होते हैं वो डिसाइड नहीं करते हैं। और तीसरा है, सरकार की विशेषताएं क्या है? तो आधिकारिकता, सार्वभौमिकता और वैधानिकता। ये तीन चीज को याद कर लो मुन्ना। आधार आधार ये ना आधिकारिकता, सार्वभौमिकता और वैधानिकता, ये सरकार की विशेषताएं हैं। अगला, सरकार की वैधानिकता क्या है? तो कानून द्वारा मान्यता प्राप्त करना और जनता की स्वीकृति, ये सरकार की वैधानिकता है। नेक्स्ट, सरकार के घटक कौन कौन से हैं? सरकार के घटक कौन कौन से हैं? तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है। अगर हम तुम्हारी जगह भी रहते हैं ना और स्टूडेंट रहते हैं, मेरा दिमाग ऐसा भी चल रहा होता। अच्छा, घटक कौन कौन सा है? तो जैसे ही ये वर्ड आ जाएगा क्वेश्चन पेपर में घटक, मेरा दिमाग में 3 ठो वर्ड आ जाना चाहिए, ये तरीका हो जाता है। एक ऐसा कीवर्ड, एक ऐसा क्वेश्चन का एक वर्ड होता है कि वो वर्ड सुनते ही कुछ कुछ चीज याद आ जाना चाहिए, कुछ कुछ चीज दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। याद करने का ऐसा तरीका होता है।
अगला, विधायिका क्या है? तो कानून बनाने वाली संस्था, संसद या विधानसभा। ठीक है, इसको विधायिका कहते हैं। कार्यपालिका क्या है? तो कानून लागू करने वाली संस्था, जो कानून को इम्प्लीमेंट करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्यपालिका। और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जिनके द्वारा किया जाता है। न्यायपालिका क्या है? न्याय देने वाली संस्था को न्यायपालिका कहते हैं, जैसे कि कोर्ट, अदालतें जो हो गया। सरकार के बिना समाज कैसा होगा? तो अराजकता हो जाएगा, असुरक्षा हो जाएगा, अव्यवस्था हो जाएगा। जस्ट इमेजिन करो, एक स्कूल है, और उस स्कूल में कोई टीचर नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है, कोई क्लास टीचर नहीं है, एक भी टीचर नहीं है, सारा स्टूडेंट आ रहा है। क्या लगता है वहाँ का सिस्टम कैसा चलेगा? तो एग्जैक्टली exactly वैसे ही पूरे सोसाइटी में अगर सरकार, गवर्नमेंट ना रहे, तो जो वहाँ का माहौल है वो सुरक्षा नहीं रहेगा, सब कुछ उथल पुथल हो जाएगा। सरकार और राज्य में क्या, सरकार और राज्य में अंतर क्या है? तो ये राज्य स्थायी है और सरकार अस्थायी है। गेटिंग? और दूसरा, राज्य एक संकल्पना है और सरकार इसका यंत्र है। सरकार कैसे बनती है? तो चुनाव के माध्यम से और नियुक्ति के द्वारा। सरकार कैसे बनती है? चुनाव करके, इलेक्शन, और नियुक्ति द्वारा। सरकार का प्रमुख कौन होता है? सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो लोकतंत्र में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, और राजतंत्र में राजा। राजतंत्र मतलब समझा, जो पहले का टाइम होता था, अब राजतंत्र नहीं, अब लोकतंत्र है। सरकार की सीमाएं क्या है? तो संविधान को ये करना, न्यायपालिका, नागरिक अधिकार, ये सरकार की सीमाएं हैं। सरकार कैसे काम करती है? तो कानून और संविधान के अनुसार, और जनता की भागीदारी से, जनता का पार्टिसिपेशन लगता है। सरकार की आवश्यकताएं क्यों हैं? तो समाज में व्यवस्था के लिए और विकास और सुरक्षा के लिए सरकार की आवश्यकता है। तुम थोड़ा कॉमन सेंस खुद भी लगाओ, और सवाल पढ़ने के बाद है ना, हम तो थोड़ा स्पीड में निकल जाएंगे, क्योंकि वीडियो, वरना अगर हम पूरा कॉमन सेंस लगा के तुम्हारा कॉमन सेंस को निकालने जाएंगे तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए शॉर्ट में हम लोग करने के लिए फटाफट से आंसर पढ़ के निकल रहे, वरना कॉमन सेंस लगाओ। सरकार की आवश्यकता है क्या? सरकार नहीं रहेगा तो जस्ट इमेजिन करो कि सोसाइटी कैसा रह जाएगा। किसी को भी प्रॉब्लम है, कहाँ जाएगा? और कोई अगर गलत करा तो उसको राइट कौन करेगा, उसको करेक्ट कौन करेगा, उसको पनिश कौन करेगा? इससे प्रॉब्लम क्या हो गया? सोसाइटी में बहुत अनसेफ हो गया, हर कोई फियरफुल रहेगा। ये है पहला प्रॉब्लम, अगर सरकार नहीं रहा तो फियरफुल रहेगा। ठीक है, इसके अलावा और साथ में क्या हो जाएगा कि कोई भी चीज़ है ना, मैनेजमेंट में दिक्कत रहेगा। मैनेजमेंट में दिक्कत रहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ वेल तरीके से नहीं चलेगा। तीसरा चीज़ वहाँ पे ये भी है कि प्रोग्रेस कभी नहीं हो पाएगा। तो ये सब है ना, कॉमन सेंस के ऊपर बोले तो इस तरीके से सोचना होता है। लेकिन इस तरीके से अगर डील करना शुरू किया ना, तो एक ही क्वेश्चन पे देखेंगे हम लोग का वीडियो लंबा हो गया, इसलिए आगे स्पीड में जा रहे हैं। सरकार किसे जवाबदेह होती है? तो जनता को, विधायिका और न्यायपालिका को। सरकार की स्थिरता क्या है? तो लगातार और सुचारू संचालन और राजनीतिक संतुलन। अगला, सरकार की जवाबदेही क्या है? तो जनता को उत्तरदायी और पारदर्शिता, मतलब ट्रांसपेरेंट रहना। सरकार की चुनौतियां क्या क्या है? तो भ्रष्टाचार, जो सरकार को करने में सबसे ज़्यादा चैलेंज आता है, सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट का जो प्रॉब्लम है वो है कि भ्रष्टाचार। जनसंख्या की वृद्धि, की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है। तो कॉमन सेंस लगाना कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि लैंड लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, और पॉपुलेशन थोड़ा सा बढ़ रहा, मतलब अनलिमिटेड की तरफ जा रहा। तो मैनेज कैसे होगा? तो ये प्रॉब्लम आ जाता है। और तीसरा, संसाधनों की कमी। ऑब्वियसली संसाधन तो कम पड़ेगा ही, जनता इतना बढ़ रहा है। अगला, सरकार का भविष्य क्या है? तो तकनीकी विकास, टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट चाहिए, डिजिटल गवर्नेंस चाहिए, और जनता की बढ़ती भागीदारी, ये इसका है। लोकतंत्र क्या है? ये सब हम लोग का थोड़ा बहुत बात हो चुका है, जनता द्वारा ये सब हम लोग बात कर चुके हैं। थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल्ड आंसर है। ठीक है, जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन, चुनाव के माध्यम से प्रतिनिधियों का चयन, समानता और स्वतंत्रता और कानून का शासन। अधिनायकवाद क्या है? तो एक नेता या एक दल का पूर्ण नियंत्रण, नागरिकों की स्वतंत्रता सीमित, और विरोध पर, आलोचना पर प्रतिबंध, ये अधिनायकवाद है। सार्वत्रिकवाद क्या है?
सरकार का संपूर्ण नियंत्रण, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, प्रचार और भय का उपयोग, व्यक्तिगत अधिकारों की अनदेखी। ठीक है, यह है सर्वसत्तावाद, नाम से ही पता चल रहा सर्व। लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है? तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, बहुदलीय प्रणाली, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। अधिनायकवादिता की विशेषता क्या है? एक नेता का वर्चस्व, प्रेस और मीडिया पर नियंत्रण, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन। सर्वसत्तावाद की विशेषताएं क्या है? तो राजनीतिक विरोध का दमन, जब सॉरी जनजीवन का पूर्ण नियंत्रण, शक्तिशाली सैन्य और पुलिस बल। अगला, लोकतंत्र के लाभ क्या है? तो नागरिक अधिकारों की रक्षा करना, जन भागीदारी, शासन में पारदर्शिता। पारदर्शिता का मतलब समझे? पारदर्शिता का मतलब होता है कि बहुत ट्रांसपेरेंट रहना, खुल करके डिटेल में ये सब रखना। अगला, अधिनायकवाद के नुकसान क्या है? तो मानवाधिकारों का उल्लंघन, असहमति पर प्रतिबंध और सत्ता का दुरुपयोग। नेक्स्ट, सर्वसत्तावाद के नुकसान क्या है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता समाप्त, भय और हिंसा का माहौल और आर्थिक शोषण होता है वहां पे। नेक्स्ट, लोकतंत्र में चुनाव का क्या महत्व है? तो जनमत की अभिव्यक्ति होता है, सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण होता है। सर अब थोड़ा स्पीड नहीं जा रहे हैं हम, स्पीड इसलिए जा रहे हैं मुन्ना क्योंकि हमको तुम्हारा बहुत कम टाइम में ना सारा कीवर्ड तुम तक पहुंचाना है, तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड चलना पड़ रहा। और तुमको भी इसी स्पीड से जाना है, इनफैक्ट इससे थोड़ा ज़्यादा स्पीड से जाना है। अधिनायकवादी शासन का उदाहरण क्या है? तो हिटलर का जर्मनी में, मुसोलिनी का इटली में और उत्तर कोरिया का। नेक्स्ट, सर्वशक्तिवादी शासन का उदाहरण क्या है? तो स्टालिन का सोवियत संघ, माओ का चीन और क्यूबा का कास्ट्रो शासन। लोकतंत्र में कानून का शासन क्या है? तो सभी कानून के अधीन है, न्यायपालिका स्वतंत्र और समान न्याय होना चाहिए, नो पार्शलिटी, सबके लिए न्याय समान होना चाहिए। अधिनायकवाद में सत्ता का स्रोत क्या है? तो एक नेता का दल, एक नेता या दल, सैन्य बल और वैचारिक नियंत्रण। सर्वसत्तावाद में प्रचार की भूमिका क्या है? तो सरकार का महिमा मंडन, विरोधियों का दमन और जनता को गुमराह करना। लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका क्या है? तो सूचना का प्रसार, सत्ता पर निगरानी और जनमत निर्माण। अधिनायकवाद में नागरिकों की स्थिति क्या है? तो स्वतंत्रता सीमित, निगरानी में जीवन और जबरन समर्थन। सर्वसत्तावाद में शिक्षा का उपयोग क्या है? तो विचारधारा थोपना, स्वतंत्र चिंतन का हनन, सरकारी प्रचार। लोकतंत्र में बहुदलीय प्रणाली का महत्व, तो विभिन्न विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करना, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और नागरिक विकल्प। अधिनायकवाद में विपक्ष का स्थान क्या है? तो दमन और प्रतिबंध, निर्वासन या कारावास और आवाज दबाना। ये किसका है? अधिनायक में विपक्ष का स्थान, विपक्ष ऑपोजिट में जो है। सर्वसत्तावाद में नागरिक अधिकार क्या है? तो कोई मौलिक अधिकार नहीं है, सरकार की अनुमति आवश्यक है, निरंतर निगरानी है। अगर हम चाहें ना तो अभी यहाँ पे हम बैठ करके इस तरीके से तुम लोग को हम समझा सकते हैं कि ये सारा चीज तुमको याद हो जाएगा, बस इसमें समस्या एक ही है कि इसमें टाइम टेकिंग बहुत प्रोसेस है और बहुत कम टाइम में तुम्हारा इतना झटपट खत्म करना है, इसलिए तुमको कीवर्ड को केवल बहुत ज्यादा ध्यान से देख करके चलना है। अगला, थोड़ा एनर्जी में रहो। लोकतंत्र में उत्तरदायी सरकार क्या है? तो जनता के प्रति जवाबदेह, पारदर्शी कार्य प्रणाली और असफलता पर हटाया जा सकता है। अधिनायकवाद में सत्ता परिवर्तन कैसे है? तो बलपूर्वक या उत्तराधिकारी द्वारा, चुनाव या जनमत का अभाव, सत्ता में लंबे समय तक बने रहना। सर्वसत्तावाद में हिंसा का उपयोग क्या है? तो विरोधियों का दमन, शक्ति प्रदर्शन, भय का माहौल। लोकतंत्र, अधिनायकवाद और सर्वसत्ता में अंतर क्या है? तो लोकतंत्र में जनता अधिकारित होता है, जनता आधारित और स्वतंत्रता रहता है। अधिनायकवाद में क्या था? एक नेता का शासन रहता है, और सर्वशक्तिवाद में संपूर्ण नियंत्रण जो है उसका, ये सब है। ठीक है, तो ये हो गया शॉर्ट क्वेश्चन।
अब हम लोग थोड़ा सा आ रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। लोकतंत्र और सत्तावाद में अंतर समझाइए। तो लोकतंत्र में राजनीतिक भागीदारी अधिक होती है, जबकि सत्तावाद में सीमित है। और लोकतंत्र में व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा होती है, जबकि सत्तावाद में दमन किया जाता है। ठीक है। अगला, लोकतंत्र और सत्तावाद में मीडिया की भूमिका की तुलना कीजिए। तो लोकतंत्र में मीडिया स्वतंत्र और पारदर्शी होता है, सत्तावाद में मीडिया सरकार के नियंत्रण में होता है और प्रचार तंत्र का हिस्सा बन जाता है। अब इस पे हम अगर बोलने जाएंगे ना तो बहुत बोला जा सकता है, लेकिन इसको भी रोक के आगे चलते हैं। अगर तुम इस वीडियो को भी देख रहे हो, ऐसे 1 मिनट में साइड में बात कर ले रहे, तो ऑब्वियसली एग्जाम तो इम्पोर्टेंट है, मार्क्स इम्पोर्टेंट है। मेरा पर्सनल सजेशन है डियर कि एग्जाम के बाद अपना पूरा तैयारी करना, क्योंकि तुम्हारा 12th क्लास का क्या है, बोर्ड आने वाला है। तो 12th क्लास का बोर्ड आने वाला है, तो 12 का बोर्ड पे ध्यान तो देना ही, लेकिन साथ साथ अपने करियर को लेकर के एक नया स्किल को जरूर सीखना, जो तुमको जॉब में या बिजनेस में हेल्प कर सके। ठीक है। और पूरा तरीके से कंफ्यूज हो जाओ या कंफ्यूज हो गए हो, तो इसके लिए हम लोग कुछ लेकर के आ रहे हैं। आई होप कि वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। लेकिन अगर एक वही बात आ जाता है ना कि अगर यहाँ से हम लोग सबके लिए कुछ बता रहे हैं, तो हो सकता है कि तुम्हारे लिए पर्सनली वो उतना हेल्पफुल नहीं हो सकता है, क्योंकि सबके लिए है ना, जनरल सा बात है। तुम चाहते हो तुम्हारे लिए अगर हम कुछ करें, तो मेरा एक नंबर है, मेरा प्राइवेट ना व्हाट्सएप नंबर है, आप उस नंबर को रख सकते हो और वहां पे हमको अपना क्वेश्चन कर सकते हो। आंसर का उम्मीद इतना जल्दी मत रखना कि जल्दी आंसर आ जाएगा। आई विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि हम व्हाट्सएप ना 2 दिन में एक ही बार 2 मिनट के लिए चलाते हैं, तो व्हाट्सएप में बहुत ज़्यादा स्लो है। बट यू कैन टेक माई नंबर, और जहाँ पे हम तुम्हारा करियर काउंसलिंग करने के लिए रेडी हैं, एंड कि तुम्हारा आर्ट्स के बेसिस पे किस तरफ तुम्हारा खुल सकता है, आई विल कंप्लीटली गाइड यू। सर नंबर बता दीजिए, नंबर लिख लीजिए डियर। 9051709055। 9051709055। सिद्धार्थ मिश्रा। ओके। अगला क्वेश्चन, समस्तवाद की मुख्य विशेषताएं क्या है और अन्य शासन प्रणालियों में कैसे भिन्न है। अन्य प्रणालियों से कैसे भिन्न है। तो मुख्य विशेषता क्या है, पूर्ण राज्य नियंत्रण होता है, एक दलीय शासन होता है, और प्रचार व निगरानी का प्रयोग होता है। अंतर क्या है, लोकतंत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, जबकि समस्तवाद में पूरी निजी और सार्वजनिक जिंदगी पर नियंत्रण होता है। लोकतंत्र में व्यक्तिगत अधिकारों का महत्व और सत्तावाद में उनके अभाव के परिणाम क्या है, महत्व बताइए। तो महत्व हम बता रहे, अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता, राजनीतिक भागीदारी का अधिकार रहता है, सरकार के दुरुपयोग से सुरक्षा रहता है, और अभाव का परिणाम क्या रहता है, तो विरोध दबाया जाता है, सरकार उत्तरदायी नहीं होती है, और नागरिक समाज कमजोर हो जाता है। लोकतंत्र में चुनाव का महत्व और निष्पक्ष चुनाव में आने वाली चुनौतियां क्या हैं। तो महत्व क्या है, प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है, जवाबदेही और वैधता देता है। और चुनौतियां क्या हो जाता है यहाँ पे, भ्रष्टाचार और धांधली रहता है, वोटर दमन और हिंसा होता है, मीडिया की हेरफेर हो जाता है। ठीक है। महात्मा गांधी सत्याग्रह हिंसा और ट्रस्टीशिप, इस पे क्वेश्चन आने का संभावना है, तो इसको अच्छे से देखो। सत्याग्रह का अर्थ और इसके प्रमुख तत्वों की व्याख्या करें। तो सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित एक अहिंसक प्रतिरोध पद्धति है, जिसमें व्यक्ति सत्य के प्रति आग्रह रखता है और अन्याय और अहिंसक तरीकों से विरोध करता है। विरोध करने के बाद इसके 3 प्रमुख तत्व हैं, सत्य, अहिंसा और तपस्या। सत्य क्या मतलब क्या हो गया, सत्य की खोज और उसके अपनाने का प्रयास। अहिंसा का क्या मतलब हो गया, बिना हिंसा के विरोध करने की नीति। और तपस्या क्या मतलब हो गया, आत्म संयम और बलिदान की भावना। गांधी जी ने इस स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण हथियार के रूप में अपनाया। अगला, महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा की परिभाषा क्या है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा केवल शारीरिक हिंसा का परित्याग नहीं, बल्कि विचार, शब्द और कर्म से भी किसी को कष्ट ना पहुंचाना, यह हिंसा उनके लिए। मतलब ऐसा नहीं कि फाइट करना ही अहिंसा है, ना हिंसा है उनके लिए। हिंसा का मतलब जो शब्द से किया जाता है, विचारों से किया जाता है, कर्म से किया जाता है, ये सभी उनके लिए हिंसा है, गांधी जी के लिए। इसमें प्रेम, करुणा और सहिष्णुता का समावेश होता है। अहिंसा न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी लागू होता है।
उनका मानना था कि सत्य और अहिंसा साथ साथ चलते हैं और एक के बिना दूसरा अधूरा है। सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में क्या अंतर है? तो सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध निम्नलिखित अंतर है। सत्याग्रह सत्य और नैतिकता पर आधारित एक सक्रिय अहिंसक आंदोलन है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध केवल असहमति व्यक्त करने का एक साधन है। सत्याग्रह में सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्म बलिदान की भावना होती है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध में केवल विरोधी विरोध होता है। सत्याग्रह व्यक्ति को आंतरिक रूप से मजबूत बनाता है और समाज में नैतिक परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। गांधी जी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत का अर्थ समझाइए। तो गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार धनवान लोग केवल अपनी संपत्ति के मौलिक नहीं होते, बल्कि वे समाज के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं हैं: संपत्ति का समाज में समान वितरण, धनवानों की अपनी संपत्ति का उपयोग गरीबों के कल्याण के लिए करना चाहिए, और संपत्ति और स्वामित्व व्यक्तिगत ना होकर के सामूहिक होता है। यह सिद्धांत सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता को बढ़ावा देने वाला था। स्वामी विवेकानंद सामाजिक राजनीतिक सुधार, ठीक है, ये एक हेडिंग हो गया। अब यहाँ पे है अगला क्वेश्चन, ठीक है। ये हम थोड़ा सा एडिट करने में दिक्कत हो गया। 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से होगा। यहाँ तक था गांधी जी के ऊपर, अब यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं हम लोग के स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर, ठीक है, कि उनका सामाजिक और राजनीतिक सुधार कैसे था। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से शुरू है। स्वामी विवेकानंद का सामाजिक सुधारों के प्रति दृष्टिकोण क्या था? तो स्वामी विवेकानंद ने भारतीय समाज में अनेक सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। उनके विचार निम्नलिखित थे: जातिवाद और छुआछूत का विरोध किया था, महिला सशक्तिकरण और शिक्षा पर जोर दिया था, गरीबों और वंचितों की सेवा को सच्ची भक्ति माना। उनका मानना था कि समाज का उत्थान तभी संभव है जब प्रत्येक नागरिक शिक्षित है और आत्मनिर्भर बने। आई ऑल्सो पर्सनली बिलीव इन दिस। नेक्स्ट, विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो स्वामी विवेकानंद का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भरता का विकसित करना है। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण, आत्मविश्वास बढ़ाना होना चाहिए। युवाओं को रोजगारों उन्मुख शिक्षा दी जानी चाहिए, और शिक्षा से ही समाज में समानता और जागरूकता आ सकती है। उन्होंने कहा था, शिक्षा वह है जो व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़ा कर दे। क्लियर। अब आते हैं हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर, कि स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद के ऊपर उनका क्या प्रश्न तुम्हारे आ सकता है, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग सुभाष चंद्र बोस के ऊपर। सुभाष चंद्र बोस के राष्ट्रवाद की विशेषताएं क्या थी? तो सुभाष चंद्र बोस के राष्ट्रवाद की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी: संपूर्ण स्वतंत्रता, वे ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वराज चाहते थे। सशक्त क्रांति, उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाकर के सशस्त्र संघर्ष का समर्थन किया। युवा शक्ति पर विश्वास, वे मानते थे कि युवाओं के बिना राष्ट्र निर्माण असंभव हो। सामाजिक न्याय, उन्होंने जाति और धर्म के ऊपर उठकर एकता पर बल दिया था, ठीक है। उनका राष्ट्रवाद त्याग, बलिदान और संघर्ष पर आधारित था। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा का महत्व क्या है? यह नारा किसके द्वारा है? ये तो सबको पता है। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सैनिकों को प्रेरित करने के लिए दिया था। इसका महत्व है कि यह बलिदान और त्याग की भावना को दर्शाता है। इसने भारतीय युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में जोड़ने के लिए प्रेरित किए थे। यह राष्ट्रीय एकता और संघर्ष की भावना को दर्शाता है। यह नारा आज भी देशभक्ति का प्रतीक माना जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्रता की शिक्षा के ऊपर अब हम बात करने वाले हैं। वहां तक का सुभाष चंद्र बोस जी का पूरा हो गया कि उनका शिक्षा, उन्होंने जोर किस चीज पे दिया था, उनका प्रश्न किस तरह से आ सकता है, उनका आधार क्या था, सब कुछ हम लोग बात कर लिए। अब हम लोग बात कर रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद के ऊपर, ठीक है, स्वतंत्रता और शिक्षा के ऊपर। मौलाना मौलाना आजाद का स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान था? मौलाना अबुल कलाम आजाद भारतीय संग्राम
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता थे, उनका योगदान था भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी। आ, अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नेतृत्व किया। हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया, ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध किया। वे स्वतंत्रता संग्राम के प्रखर वक्ता और कुशल राजनीतिक थे। और आखिरी प्रश्न, उन्होंने भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में क्या कार्य किया था? तो उत्तर इनका है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्रता भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। उनके प्रमुख कार्य ये थे: यूजीसी की स्थापना करना, आईआईटी और आईआईएम और उच्च न्यायालयों की संस्थाओं की स्थापना करना, सर्व शिक्षा अभियान की नींव रखना, भारतीय संस्कृति और शिक्षा की आधुनिकीकरण पर बल दिया। और उनका मानना था कि एक शिक्षित समाज ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। तो इससे जुड़ा हुआ जितना भी तुम्हारा क्वेश्चन था वो सारा हम लोग क्वेश्चन लिए हैं। कि ये क्वेश्चन ये नहीं है कि ये पूरा तुम्हारा ये वन वीडियो में जितना मेन क्वेश्चन है, मेन 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 मेन, कि अगर ये दिमाग में आ गया ना तो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा कि उस डायरेक्शन में चल करके आंसर को बहुत अच्छे से कर पाओगे। इतना खाली आंसर को कर लो, थोड़ा बहुत क्वेश्चन को अगर कर लेते हो बहुत आसान हो जाएगा आंसर को पेपर पे रख पाना। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ और चीजों के साथ, तुम्हारा अगला चैप्टर भी लेते हैं और थोड़ा सा लाइफ के साथ भी थोड़ा थोड़ा यहाँ पे छीटा मारते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पॉइंट्स को याद करो।